नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार में लगातार 5 सतत से गिरावट है और चिंता की बात यह है कि जिस डीएमए को इन्वेस्टर डीएमए कहा जाता है, यानी कि 200 डीएमए, उससे बहुत करीब आकर बाजार अब कारोबार कर रहा है और दिन के निचले स्तर के आसपास है निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब करीब 300 अंकों के आसपास की। 23,600 भी आज ब्रेक हो गया। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो है करीब 829 अंकों की और प्रतिशत के लिहाज से जो कमजोरी है वो है 1.5% से ज्यादा की। 5 सत्र में अगर आप निफ्टी को देखेंगे करीब करीब 800 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक ने 51,000 का आज क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक किया है। बाजार की गिरावट के 7 विलेन कौन से हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। एफआईएस की चिंता है। नवंबर में अब तक 25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग होगी। पिछले महीने 1,15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, ये चिंता है। अमेरिका में ऐसी आशंका है कि ट्रेड बैरियर लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही, और इसकी चिंता सता रही है बाजारों को। और फ्री फॉल में स्टॉक्स गिर रहे हैं, ना सिर्फ लार्ज कैप बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप का भी मूड बेहद खराब दिख रहा है। 2% से ज्यादा गिरावट है दोनों के दोनों इंडेक्स में। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन की बात करें उससे भी राहत नहीं है और निफ्टी का जो पी है 24x पर ट्रेड कर रहा है, 10 साल के ऐतिहासिक औसत से ऊपर है, यानी कि हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर है वैल्यूएशंस। तो ये चिंता बाजार के लिए लगातार बनी हुई है। कुछ और अगर हम चीजों की बात करें जो बाजार को सता रही हैं, उसमें एक और दिक्कत ये है कि चीन की चिंता जो है कायम है। चीन में स्टिमुलस दिया जा रहा है बाजार को सुधारने के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, और सस्ते वैल्यूएशन से बाजार के, इसके चलते विदेशी निवेशक वहां पर आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय बाजारों के लिए चिंता की बात है निश्चित तौर पर। रिजल्ट सीजन में अब कुछ ही दिन बच गए हैं, लेकिन अब तक का जो सीजन बीता है वो बहुत ज्यादा निराश करने वाला रहा है और कहीं न कहीं अब बाजार को अर्निंग डाउनग्रेड का भी डर सता रहा है। ये रिस्क भी यहां से बढ़ रहा है और इसकी गिरफ्त में भी बाजार आ रहा है। आज के सत्र से साफ साफ ये दिख भी रहा है। महंगाई एक और चिंता उभर के सामने आई है। कल जो सीपीआई महंगाई यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं उसमें हमने देखा कि 6% के ऊपर चली गई है सीपीआई महंगाई दर। और कहीं न कहीं अब चिंता यह है कि क्या आरबीआई दरें घटाएगा, कब घटाएगा, कितना घटाएगा, इसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगता हुआ दिख रहा है। रुपए में रिवर्स गियर है। डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया 84.4 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। तो चौतरफा चिंता है। अच्छी खबरों का बाजार में अभाव है और जब अच्छी खबरें हैं नहीं, बाजार की पिटाई चल रही है। लगातार 5 सत्र से बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी आप देखिए 850 फिसला है, 50,300 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है। आज निफ्टी में सिर्फ 3 शेयर इस वक्त मजबूत हैं। और मजबूत क्या कहेंगे, एनटीपीसी सिर्फ 1% ऊपर है। उसके अलावा ब्रिटानिया, एचयूएल हल्के से गेंस पर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा मेटल और हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स आज वहां पर कोहराम मचा हुआ है। हीरो मोटो करीब 4.5% टूट गया, हिंडाल्को 4% नीचे है, टाटा स्टील करीब 3.25% नीचे। तो ये तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार के इस गिरावट को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो, ये निवेशकों के लिए सवाल होगा। उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा और जो ट्रेडर वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, यहां से बेच के पैसा बनेगा या फिर थोड़ा सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, थोड़ा सा ऊपर जाए तो बेचने में कंफर्ट होगा। इन सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं और मानसी अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आपको गाइड करेंगे, आपकी पक्की वाली प्लानिंग भी कराएंगे। लेकिन चलिए सीधे अब एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और आज आपको गाइड करने के लिए, आपको बढ़िया ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी हैं, शेयर खान के जतिन गेडिया हैं, एडलेटिक के आदित्य अरोड़ा है और एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। शुरुआत विनय जी आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए अब बाजार कितना नीचे जाएगा? यह सवाल इसलिए है कि हम 200 डीएमए के बेहद करीब जाकर कारोबार कर रहे हैं। जी, तो ऊपर से अगर ऑल टाइम हाई से देखें 26,277 का हमने ऑल टाइम हाई देखा था और वहां से करीबन 2700 पॉइंट से भी ज्यादा करेक्शन हमने देखा है।
पिछले 5 कंसेक्यूटिव सेशन से हम फॉल देख रहे हैं। हालांकि 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है एक्सपोनेंशियल पे, जहां पे 23,540 के आसपास लेवल है और ये लेवल काफी चर्चित है और काफी सारे एनालिस्ट और काफी रिटेल में भी जनता ये 200 डेज ईएमए के सपोर्ट की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करे। हालांकि टेक्निकल सपोर्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन जब भी कोई लेवल्स बहुत ज्यादा डिस्कस हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो डेफिनेटली अभी 200 डेज ईएमए आ गया है, इसीलिए यहां से बाय करो ऐसा तो भी मुझे नहीं लग रहा है। अभी जिस तरह का सेलिंग है, अभी भी मार्केट में करीबन 55 मिनट की देरी है बंद होने में। ऐसा हो सकता है कि 200 डेज ईएमए टूट जाए और उसके बाद भी नीचे के लेवल्स आपको देखने हुए मिले। जो बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने पहले देखी थी निफ्टी के डेली चार्ट्स पे, अगर उसका टारगेट देखने जाए तो 23,000 के आसपास आता है। तो मुझे लग रहा है कि 200 डेज ईएमए का सपोर्ट तो जरूर है, लेकिन मेरी ये राय रहेगी, ये सलाह रहेगी कि भले ही ये सपोर्ट है लेकिन सपोर्ट टूट भी सकते हैं और सपोर्ट टूटने के बाद और भी सेलिंग आ सकता है। तो इन एंटीसिपेशन ऑफ टेकिंग सपोर्ट आपको इसमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जिस तरह का मोमेंटम है इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस स्टैंस ही लेना चाहिए। और जो बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने पहले बनते हुए देखी थी, जिसका ब्रेकडाउन 24,600 के लेवल के नीचे आया था, उस पैटर्न का टारगेट 23,000 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कॉशियस स्टैंस अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। ओवरसोल्ड है, डेफिनेटली है, सपोर्ट भी है, लेकिन वो टूट के भी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कॉशियस स्टैंस अभी कंटिन्यू रखिए और मुझे लग रहा है कि 23,000 के नेक्स्ट सपोर्ट तक निफ्टी हेड कर रहा है। एडवाइस बिल्कुल सही बताई, क्योंकि निफ्टी जो 200 डी में सपोर्ट आप कह रहे हैं उसके नज़दीक अप्रोच करता हुआ 23,546 और अब भी 55 मिनट सही कहा आपने बचे हैं बाजार में, और 23,576 पर तो हम खड़े ही हैं। 23,546 का ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त निफ्टी 18 महीने में पहली बार हम देख रहे हैं कि 200 डीमा के नीचे फिसलने की जो कोशिश है, या कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है जो नजर आ रहा है। इसमें हर सेक्टर, हर पॉकेट, हर इंडेक्स शामिल हैं। 25 जून के बाद 23,600 के मार्क को ब्रीच किया है निफ्टी ने। बेयर ग्रिप पूरी तरह से टाइटन होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और इसी दिन अगर आप देखेंगे 900 अंकों की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई अक्रॉस सेक्टर्स, आप देखेंगे लाल निशान अक्रॉस इंडिसेस, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, शेर खान के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जतिन गेडिया हमारे साथ है। जतिन, गुड आफ्टरनून। मार्केट में डाउनफॉल, ब्लड बाथ, कंप्लीटली कह सकते हैं कि गिरावट का जो माहौल है, इस माहौल में एक ही सवाल है कि ये रुकेगा कब, और हम इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि थम जाओ, लेकिन ये गिरावट जो है थमने का नाम नहीं ले रही। बताइए आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त मार्केट पर? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो निफ्टी है उसमें तो कहीं ना कहीं गिरावट हो ही रही थी। लेकिन आज जो बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया है साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में से 50,500 का जो लेवल था वो डिसाइसिवली ब्रीच करके ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आगे की जो फॉल है वो लीड कर सकता है। अभी तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रेंज में था, लेकिन आज ब्रेकडाउन होने के कारण उसका एक जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट वो निफ्टी में देखने मिल रहा है। निफ्टी तो पहले से ही गिर रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो वीकनेस है वो आगे जाते हुए बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेवल्स की बात करूं तो 23,300 एक हेड एंड शोल्डर्स का एक इक्वलिटी टारगेट आ रहा है। वो एक लेवल है ऑन द डाउन साइड, और उसके नीचे जो साइकोलॉजिकल लेवल है और जहाँ पे पुट राइटिंग भी हो रही है वो अराउंड 23,000 का लेवल है। तो ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। फ्री फॉल हो रहा है मार्केट में, इसके लिए कोई एडवेंचर करने की सलाह नहीं रहेगी। फॉल थमेगा, डेली पॉजिटिव क्लोज आएगा तो एक हमें स्टॉप लॉस का लेवल मिलेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो वीकनेस है। चलिए, वीकनेस है और ये वीकनेस जो है बिल्कुल हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें हर तरफ बिकवाली है, लेकिन इस बिकवाली में लीड कर रहे हैं रियल्टी, मेटल और पीएसयू स्पेसेस। हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनके इस वक्त के ट्रेडिंग आइडियाज भी जान लेते हैं, उसके बाद शो को आगे बढ़ाते हैं। विनय, आप बताइए इस वक्त कौन से स्टॉक्स पर आपका फोकस है, क्या स्ट्रैटेजी होगी?
देखिए बैंकिंग में हमने फ्रेश सेलिंग देखी है और कोटक बैंक ऐसा एक स्टॉक है जिसका स्ट्रक्चर पहले से ही वीक था और अभी पिछले 2 दिन में इतनी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी, नतीजे भी खराब थे और उसके बाद टेक्निकल सेटअप भी वीक हुआ था। अभी इसमें भी लग रहा है कि थोड़ी जगह सेल साइड पे बन रही है, तो कोटक बैंक का नवंबर फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जहां भी मैंने शॉर्ट निकाला था तब वो 1705 पे ट्रेड करा, तो उसी लेवल से मैं शॉर्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 1705 कोटक बैंक नवंबर फ्यूचर शॉर्ट करने की इस वक्त राय विनय की तरफ से आती हुई 1730 के टारगेट को मानकर चलें। 1660 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। इस वक्त अगर देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का में बिकवाली हम देख रहे हैं करीब 2% की गिरावट है और यहां से और ज्यादा गिरावट हावी होती हुई दिख सकती है। 1688 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। 1660 तक के लेवल्स यहां पर नीचे नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे विनय की तरफ से उनके और कॉल्स कौन से हैं हमारे साथ, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट सीमेंस पर भी उनकी कॉल है। नवंबर फ्यूचर्स को बेचने की राय है। दोनों कॉल खरीद बिकवाली की इस वक्त 6580 के टारगेट्स को मानकर चले। 6810 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2% की गिरावट से सीमेंस के काउंटर में हम देख रहे हैं 6677 के लेवल्स पर, 6677 पर 6500 तक के नीचे लुढ़क सकता है। बिकवाली की रणनीति 2 कॉल्स, कोटक बैंक नवंबर फ्यूचर्स और सीमेंस नवंबर फ्यूचर्स के। जतिन आप बताइए, आपकी तरफ से भी क्या बिकवाली की तरफ के ही कॉल्स होंगे? यस, जो दोनों ही कॉल होंगे वो शॉर्ट साइड की तरफ के होंगे। जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो सेल साइड की तरफ सन फार्मा में होगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि सन फार्मा में एक वेरी फ्लैट पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है। 3 दिनों का पुल बैक था, वो फिजल आउट हो गया है और एक ब्रेकडाउन देखने मिला है, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है। हमें लगता है कि जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। डाउनसाइड में टारगेट्स रहेंगे 1740 के और हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1795 का। जो दूसरा रिकमेंडेशन हो बैंकिंग स्पेस में से फेडरल बैंक में होगा। सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, इंडियन डायगोनल पैटर्न में से ब्रेकडाउन हुआ है। हमें लगता है कि फेडरल बैंक में वीकनेस और बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने ये रिकमेंडेशन दिया है, वो भाव से अभी नीचे चल रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 192 ऑन द डाउनसाइड हमें देखने मिल सकता है इमीडिएटली। इसमें मैं स्टॉप लॉस 205 का सजेस्ट करूंगा। तो फेडरल बैंक दूसरा सेल साइड की तरफ का रिकमेंडेशन होगा। ठीक है, दोनों के दोनों जतिन की जो कॉल्स हैं वो सेल साइड की हैं। और देखिए, जब सेल साइड की कॉल ज़्यादातर आने लगे या फिर सभी आने लगे तो मान लीजिए एक और तरीका होता है बाजार की पहचान करने की कि सेंटिमेंट कैसा है, अंडर करंट कैसा है। पूरी तरह से नेगेटिव इस वक्त जो गिरावट है निफ्टी की वो है 300 अंकों से भी ज़्यादा की और 23,550 के आसपास कारोबार कर रहा है निफ्टी। 200 डीएमए के आसपास बिल्कुल खड़ा है। 23,545 से 200 डीएमए का लेवल, 549 आज का ये निचला स्तर बिल्कुल उसके पास खड़ा है। निफ्टी बैंक की गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई है। अब 1000 अंकों की गिरावट है निफ्टी बैंक की। कल भी हमने देखा कि निफ्टी बैंक करीब 700 अंक टूटा था, आज भी 1000 अंकों के आसपास की गिरावट है और 2% कमजोर है निफ्टी बैंक इस वक्त। कुछ शेयर हैं मजबूत, लेकिन देखने की एनटीपीसी जब 2% ऊपर था, अब जो बढ़त रह गई है सिर्फ आधे % के आसपास की रह गई है। इसके अलावा ब्रिटानिया, एचयूएल ये और इन्फोसिस हल्के फुल्के हरे निशान में आकर कारोबार कर रहे हैं। तो बेहद खराब बाजार का स्ट्रक्चर इस वक्त नजर आ रहा है। अगर हम वायदा के शेयरों में देखें तो कुछ शेयर जो ज़्यादा टूट रहे हैं उसमें जीएनएफसी है, मेट्रोपोलिस है, बायोकॉन है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि फार्मा या फिर डायग्नोस्टिक स्पेस वाले शेयर टूटते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल की बात करें तो बंधन बैंक में 4-5% के आसपास गिरावट है। आरबीएल ये टूट रहे हैं और जो शेयर कैपिटल गुड्स वाले हैं, एबीबी हो या फिर कमिंस हो, ये तमाम शेयर आज भारी गिरावट का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। तो कहां पर आपको शॉर्ट करके पैसे बनाने के मौके मिलेंगे ये भी जानेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं कमाई करने के लिए। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार की स्थिति बेहद खराब है क्योंकि निफ्टी में 325 अंकों के आसपास की गिरावट है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो है 1100 अंकों के आसपास की और निफ्टी बैंक के 12 में से 12 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
एचडीएफसी बैंक कल करीब 2.5% टूटा था और आज भी गिरावट 2% के आसपास की है और शेयर अब कारोबार कर रहा है करीब 1680-85 रुपये के आसपास। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में करीब 1.5% के आसपास गिरावट है। एसबीआई की बात करें तो 2.5% की कमजोरी है। एक्सिस, कोटक, ये तमाम बैंक आज कमजोरी दिखा रहे हैं। जतिन, बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं आपको अभी भी शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं, खासतौर से अगर हम फ्रंटलाइन बैंकों की बात करें तो? ठीक है, जतिन के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको दूर करेंगे। लेकिन विनय, होपफुली उम्मीद करते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी। आप बताइए ज़रा, बैंकिंग में कहीं कुछ शॉर्ट करें या फिर अभी चूंकि इतनी बड़ी गिरावट हो गई है अब अवॉइड कर दें? शॉर्ट के मौके हैं क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव साइड का ही है और बैंकिंग में भी आज हमने एक फ्रेश वीक वाली दिखी थी। पिछले कल तक हमने देखा था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था, लेकिन अभी जिस तरह का पैन सेलिंग हो रहा है, जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे, उनमें भी एक अभी बिकवाली हो रही है। जहां पे भी पैसा मिल रहा है रिटेल उसको बटोर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कैचअप फॉल हो सकता है बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी भी जो 200 डेज ईएमए जो हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो 49,900 पे है। हालांकि नजदीक है, सपोर्ट डेफिनेटली एक सपोर्ट है, लेकिन जैसे मेरी एक रिकमेंडेशन थी कोटक बैंक के, आप नवंबर फ्यूचर 1705 के करीबन बेच सकते हो, 1730 का स्टॉप लॉस और 1660 का टारगेट। तो यस, अभी भी मौके हैं। भले ही आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक ने रिलेटिवली बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन ऐसे टाइम में जब भी मार्केट में वीक स्टॉक ऑलरेडी वीक हो गए हैं, तो जहां पे भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो भी गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोटक बैंक में आपके लिए शॉर्ट के मौके बन सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स आज देखिए एक फ्री फॉल जैसा माहौल है। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज शुरुआत वैसे उतनी कमजोर नहीं हुई थी निफ्टी बैंक की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है बाजार पूरी तरह से बेयर्स की ग्रिप में आता गया है और अब आलम यह है कि 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट है और 50,000 के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ा हो गया निफ्टी बैंक। 50,057 का स्तर आपको दिखेगा। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, ये जरा समझते हैं और जोड़ते हैं ऑप्शंस के चैंपियन को। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अजीत, बाजार में तो ऐसा मतलब तगड़ा वाला रिवर्स गियर लग गया है। ऐसा लग रहा था आज सुबह सुबह कि शायद 4 दिनों की कमजोरी थम जाए, लेकिन आखिरकार फिर स्थिति वही है, ढाक के 3 पात। आप बताइए कि ऑप्शंस में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बैंकिंग के अंदर रिवर्सल आया है, तो अभी तो वही दिख रहा है कि नेगेटिव टोन बरकरार रहेगी। आज इम्पोर्टेंट अभी ये हुआ है अभिषेक कि आपने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया है निफ्टी में, और ये ऑलमोस्ट 5 महीने बाद हुआ है। बैंकिंग में अभी भी वो लेवल थोड़ा सा दूर है, और जिस तरीके से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो एंटिसिपेशन ये है कि शायद थोड़ा सा और प्रेशर आपको देखने को मिले। एक्सिस बैंक एक ऐसा नाम जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का एक ब्रेकडाउन दिखता है, तो 1140 वाली पुट जो करीब 19 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 12 के स्टॉप लॉस के साथ 34 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया। अभी हम यही समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्या बैंकिंग स्टॉक्स में खासतौर से बड़े बैंकों में शॉर्ट करके मौके बनेंगे। दूसरी भाषा में, ऑप्शंस की अगर भाषा में कह लें तो ठीक है, पुट खरीद लीजिए आप 1140 वाले एक्सिस बैंक की, और यह आपको मिलेगा 19 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 34 का, स्टॉप लॉस 12 रुपए का और अधिकतम मुनाफा 9,375 का और अधिकतम नुकसान 4,375 रुपए का, ऑलमोस्ट उसका आधा। करीब 2% नीचे इस वक्त एक्सिस बैंक कारोबार कर रहा है, और एक्सिस बैंक नहीं, सारे के सारे बैंक 12 के 12 कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जहां पर मौके हैं, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पैसे कहां पर बनेंगे, कैसे सुरक्षित भी रहेंगे। एक और छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग के आइडियाज और बाजार पर व्यू अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम लेकर आएंगे। एक 1000 पॉइंट हो गए मार्केट के बैंक निफ्टी के साफ, और इंडिया विक्स बढ़ गया 7%। मार्केट में फियर पहले नहीं था, सुबह नहीं था, फियर मार्केट के अंदर माउंट हुआ तब जब बैंक निफ्टी ने क्रैक करना शुरू किया। इससे पहले तक फियर इंडेक्स ऊपर नहीं था। अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स तभी बढ़ा जब बैंक निफ्टी नीचे आया। उसको निफ्टी से कोई लेने देना नहीं है। उसके बाद अच्छे से पता है कि निफ्टी तो अभी डाउनफॉल में है। हमने सुबह आपको चार्ट के जरिए ये बात दिखाई भी थी
कि एक्चुअली में निफ्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में है। आज का अगर आप मेरे से पूछेंगे एक्सीडेंट क्या है, तो बैंक निफ्टी है। हमने आपको ये बात हमेशा याद दिलाई, आज सुबह भी याद दिलाई थी जब हमसे क्वेश्चनिंग की गई थी थोड़ा समय लेके, कि अपने माइंड के कॉर्नर में हमेशा ये बात याद रखो, अभी भी आप 200 दिनों के एवरेज पे नहीं आए हो। 200 दिनों के एवरेज अभी भी नीचे है यहाँ से। वो निफ्टी के बता देता हूँ, निफ्टी की ऑलमोस्ट हम 200 दिनों के एवरेज पे आ गए हैं। आपको मैं कहूँ तो मैं चार्ट के ज़रिए दिखाता हूँ। एक बार प्रोड्यूसर साहब मेरी स्क्रीन ज़रा शेयर कीजिएगा और मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। जस्ट मिनट, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं उसको एक बार कनेक्ट करके आपके सामने वो चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का और फिर बैंक निफ्टी का भी। देखिएगा एक बार, ज़रा दिखाइए प्रोड्यूसर साहब मेरी स्क्रीन आपको एक बार। इसके अंदर पहले मैं निफ्टी आपको दिखाता हूँ। हम नियर टू आ गए हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे एक्चुअली हमको पहुँचना है। ठीक है, अभी एक मिनट लोड हो जाए, थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है। विनय रजानी से जब तक बातचीत करके आपके सामने हम पॉइंट्स रख देते हैं और मैं चार्ट भी इन बिटवीन जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो मैं आपके सामने वो चार्ट भी रख दूंगा। विनय, हम 200 दिनों की एवरेज पे आ गए हैं निफ्टी की। तो अब एक काम करें, बैंक निफ्टी को जो कर रहा है सो करे। अभी हम निफ्टी से शुरू कर दें। ऑलरेडी ये तो पहले चल भी नहीं रहा था, टूट भी रहा था। आज तो एक्चुअली में एक्सीडेंट बैंक निफ्टी का है। तो शुरू करें निफ्टी में हल्की हल्की बाइंग करना। 200 दिनों के एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मंदी में चले जाएंगे हम। जी डिम्पी जी, देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं और ETF बाय करना चाहते हैं निफ्टी 20 के, तो मैं मना नहीं करूंगा, उसमें एक्यूमुलेट स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और निफ्टी में आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली मेरा ये व्यू हमेशा से रहता है कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं नहीं जाता हूं। भले ही हम थोड़ा ऊपर लें, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन की वेट करना जरूरी है। वी शुड नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। भले ही ये 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, लेकिन ज्यादातर जगह पे ये लेवल्स चर्चित हैं और सभी जानते हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। रिटेल में भी काफी लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा ये चर्चित हो जाता है कोई भी रैशनल, तो उसका जो रिलायबिलिटी वो कम हो जाता है। तो सिर्फ ये सपोर्ट पे आए उस लॉजिक से हम बाय करना शुरू कर दे, वो मुझे अपने मतलब टेक्निकल्स के खिलाफ लग रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट लग रहा है। भले ही वो बढ़ जाए, बट आई विल वेट एंड आई विल स्टे कॉशियस। और मुझे लग रहा है कि जो बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी निफ्टी में, जिसका ब्रेकडाउन हमने नेकलाइन का ब्रेकडाउन 24,600 के नीचे देखा था, उसका जो टारगेट है वो करीबन 23,000 के आसपास आ रहा है। तो वो अभी भी इंटैक्ट है। पॉसिबल है कि 200 डेज एवरेज टूट भी जाए, उससे नीचे भी जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 200 डेज टूट गया और वापस से रिकवर नहीं हो सकता। हिस्ट्री में हमने बहुत बार देखा है कि 200 डेज टूटने के बाद 2-3% करेक्ट और होता है और वहां से रिकवर भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा कोई पत्थर पे लकीर नहीं बन जाएगी कि अगर 200 डेज टूट गया तो यहाँ से रिकवर नहीं हो सकता। बट एज ऑफ नाउ आई फील दैट कि 23,000 इज अ लॉजिकल टारगेट और ट्रेंड के अगेंस्ट मैं नहीं जाना चाहूंगा। भले ही कल थोड़ी रिकवरी आए तो फिर कल फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन ETFs बाय करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन F&O में मैं अभी लॉन्ग करने की राय नहीं दूंगा। करने की राय नहीं है, ETF के जरिए आप बाय कर सकते हैं। एक बार आप मेरा चार्ट दिखाएंगे 1 मिनट के लिए, हम निफ्टी का एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दें और 200 दिनों के एवरेज की थोड़ा इंपॉर्टेंस बता दें। ये देखिए, ये बात सच है कि सबको पता है, लेकिन ये बात भी सच है कि ये लेवल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, ये येलो कलर की लाइन पे ध्यान रखना जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सुबह भी मैंने आपको ये लाइन दिखाई थी और ये येलो कलर की लाइन पे हम टच कर गए। सुबह आपको दिखाया था, ये हमने ये भी कहा था कि डाउनफॉल चैनल है। ये 2 कैंडल डोनाल्ड ट्रंप वाली थी, ये दोनों ऊपर आई, उसके बाद फिर से हमने नेगेट किया, अपने आप को ख़त्म किया और वापस से हमने 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर दिया। नाउ हम उसी येलो लाइन पे आ गए। ये येलो लाइन की इंपॉर्टेंस आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है एक बार अक्टूबर 2023, अभी कब हम हैं, अभी हम नवंबर 2023। 1 साल तक ये लेवल्स टूटे नहीं, ये लाइन टूटी नहीं 1 साल तक। पूरा अक्टूबर 23 से लेकर अक्टूबर 24 तक इस लाइन को हमने ब्रेक नहीं किया और ये बार बार आके इसी जगह पे रुकी। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, कहेंगे तो ये देखिए, मैंने 2 बार आपके लिए मार्क कर दिया। लाइन टूटी नहीं, रिवर्सल आए, बहुत बढ़िया वाले रिवर्सल आए। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ रिवर्सल ही था। ये कब था, ये अप्रैल 2023, यानी कि 1.5 साल हो गया इस 200 दिनों की एवरेज को मेंटेन करते करते चलते चलते। पहली बार हम इस 200 दिनों के एवरेज को न केवल टेस्ट कर रहे हैं बल्कि ब्रेक भी कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय दीजिए। विनय भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि कन्विक्शन जग जाए, थोड़ा बेस बन जाए। अभी तो फ्री फॉल जैसा मार्केट है, फ्री फॉल जैसा मार्केट। आप जो कल्पना कर रहे हैं एक दिन में ला रहा है। 1000 पॉइंट कल टूटे थे बैंक निफ्टी के, आज 1000 पॉइंट फिर से टूटे हैं। 2 दिन में 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी खा गया। आपको किस तरह से डैमेज कर रहा है। जतिन केडिया भी हमारे साथ हैं।
जतिन भाई एक चीज़ आपसे और पता करनी है, ये HDFC बैंक 1700 के भी नीचे मिल रहा है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दूं? देखिए HDFC बैंक की अगर जो बात करूं तो हमें लगता है कि ओवरऑल ये ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, अराउंड 1780 से लेके 1620। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इसमें अराउंड 50 से 60 रुपीज की डाउनसाइड अभी भी है। हमें लगता है कि अराउंड 1630 1620 के रेंज में आए तो वहां पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि उधर भी एक पॉजिटिव क्लोज आए या तो फिर मार्केट थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा कंफर्म करे कि कोई लेवल्स पे जाके सपोर्ट ले रहा है तभी उसमें एडवेंचर करे। हमें लगता है कि ये जो फॉल हो रहा है उसमें थोड़ा ज्यादा फॉल हो सकता है ऑन दी डाउन साइड। इसके लिए जब भी 200 डे मूविंग एवरेज जो अराउंड 49,700 के पास आ रहा है इन दी केस ऑफ बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग सोचेंगे बाई करने के लिए। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर जो HDFC बैंक की बात करूं तो 1620 तक की जगह है ऑन दी डाउन साइड। तो अभी 1620 तक भी आ सकता है 50 रुपए का। देखो मार्केट के अंदर जब यूफोरिया काम करता है ना, मंदी और तेज़ी का, तो दोनों तरफ से आप था नहीं पा सकते किसी की। वो एक किस्म की आंधी होती है, आपका जैकपॉट लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर आप भी उसी आंधी में लिपट के रह जाओगे। इसलिए थोड़ा दूर रहो। आपको ना बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ। एक्चुअली में जैसे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का एक रियल एक्सीडेंट है। निफ्टी का तो पता ही था कि ये 200 दिनों के एवरेज तक जा सकता है। आज सुबह खुला था 23,800 पे, तब हमने आपको एक बात गाइड भी की थी कि 23,500 अपने माइंड में रखना, आ सकता है। आ गया ना, 300 पॉइंट क्या थे उसके लिए साफ करना, कर दिया उसने साफ। अब आप देखो एक्चुअली में एक्सीडेंट किसका हुआ, बैंक निफ्टी का। ये बार बार अपने 51,000 के लेवल को बचा रहा था, लेकिन फाइनली आज की जो बड़ी कैंडल इतनी जोरदार बनी है कि ना केवल उसने 51,000 तोड़ा बल्कि सीधा 200 दिनों के एवरेज पे ले आया। ये भी 50,000 के नीचे आ चुकी है और ये भी अपने 200 दिनों को टेस्ट कर रही है। हालांकि निफ्टी ने तो तोड़ दिया बल्कि टेस्ट करी है। और मैं थोड़ा थैंक यू भी करूंगा टिकर टीम को जिसने बड़ी इंटेलिजेंस के साथ ये बिग ब्रेकिंग लिखी है कि निफ्टी कौन से लेवल को ब्रेक कर रहा है, किस चीज़ को ब्रेक कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आज ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं कि जहाँ पर आके मार्केट ने अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स के आप हकदार हो जाएंगे। आना चाहिए यहाँ से रिवर्सल, और जल्दी आना चाहिए। अब 1 से 2 दिन में रिवर्सल मार्केट का चाहिए ही चाहिए हमको। कुछ वैसे ही यहाँ पे हम पॉइंट बनते हुए देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा मेहमानों को अपने साथ वापस से कनेक्ट करते हैं और एक बार जरा व्यू पॉइंट लेते हैं जतिन भाई से वापस से। जतिन जी, अच्छा विनय है, विनय जी 1 मिनट जरा एक शेयर और बताइए, कोई टाटा ग्रुप का कोई शेयर बताइए जो आपको ठीक लग रहा हो। टाइम चाहिए तो आप ले लो, मैं 1 मिनट बाद आपके पास आता हूं, जब तक एडवांस डिक्लाइन दिखा देता हूं। आप 1 मिनट का टाइम लो। टाटा ग्रुप का एक बेहतरीन शेयर बताओ जिसको मेरे को आज खरीदना है, एक्यूमुलेट करना है। मैं सुबह से बता रहा हूं, मेरे को स्विंग ट्रेड करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ एक्यूमुलेशन करना है, भरना है माल। धीरे धीरे करके मैं माल भरता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जब तक एडवांस डिक्लाइन दिखाता हूँ। दिखा पाएंगे प्रोड्यूसर साहब आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो एक बार जरा स्क्रीन पे, जिसमें बढ़ने गिरने वाले शेयर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे F&O की हालत भी आज काफ़ी ख़राब है, जबकि कल उतनी ख़राब नहीं थी, बट आज तो काफ़ी ख़राब है। और इंडिया विक्स आज में 7% वापस बढ़ गया। दिखा पाएँ तो ज़रा दोनों दिखाइएगा, इंडिया विक्स भी और साथ ही एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी। विनय भाई इन बिटवीन टाटा ग्रुप का है कोई शेयर? कंपनी इंडियन होटल, हालांकि ये टाटा नाम इसमें नहीं आता इसके कोड में, लेकिन इंडियन होटल बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। और अभी हमने देखे थे कि उसके टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग थे, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर, रेजिलिएंट स्टॉक था, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे। तो इसको आप एक्यूमुलेट करने की, अगर करेक्शन आता है तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो टाटा केमिकल है, रिलेटिवली दूसरे सब स्टॉक से स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो टाटा केमिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल और टाटा केमिकल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एक्यूमुलेट करना। हालांकि टेक्निकल सेटअप और मार्केट का सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं है कि यहाँ पे ही लेके हम लॉन्ग करके ट्रेडिंग में कमा ले, बट अगर थोड़ा पोजिशनली सोच रहे हैं तो रिलेटिव सेटअप मुझे लग रहा है इंडियन होटल और टाटा केमिकल का रिलेटिवली बेटर है। देखते ही देखते 1250 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर आ गए हैं। इंडियन होटल्स ध्यान रखिएगा, आपको विनय रजानी ने बताया है। आज आप लिस्ट बनाइए शेयर्स की। मैं आपको 2 शेयर्स अपनी तरफ से बताता हूँ, अपनी तरफ से मतलब राहुल जी ने आज हमको बताए थे 12 बजे के शो में, अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने इन्फोसिस बताया है, इन्फोसिस, उन्होंने ICICI बैंक बताया, ठीक है। कल एक मेहमान ने SBI बताया,
रचना वैद्य थी, उन्होंने बताया था SBI। फिर हमने वैशाली पारिक से भी एक शेयर पता किया था, मैं शेयर का नाम भूल गया, उन्होंने भी हमको एक शेयर बताया था। इंडियन होटल विनय रजानी ने आपको शेयर बताया। ट्रस्ट मी, आप एकोमुलेशन करने का ये समय है, एकोमुलेट करो। 100 रुपये लगाना चाहते हो, 25 रुपये अब नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, जब बाज़ार और नीचे जाएगा। अब 200 दिनों के एवरेज पे आप ले रहे हो, आप ये सोच के देखो कि चलो इसी का ही चार्ट दिखाता हूँ, एक बार ज़रा दिखाओगे 7 डेज़, 20 दिन, 25 दिन वाला, जिसमें ब्रैकेट डब्बा बना हुआ आता है, जिसमें कितना 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 ये शेयर टूटा, एक बार ज़रा वही दिखाना आप। चलो मैं ही आप अपने चार्ट से भी देख के बता देता हूँ इतने में। तो अब इंडियन होटल्स का आपको दिखाता हूँ। ये शेयर टूट के आया है करीब 750 से, ये तो फिर भी कम टूटा है, 7 डेज़ में 3.5% का है। नहीं तो आज सुबह ध्वनि पटेल हमको बता रही थी कि आउट ऑफ निफ्टी 50, 5% ऑफ द शेयर्स का करेक्शन 50% से ज़्यादा है, 50% का डिस्काउंट, सोच के देखिए आप। तो अब एक्यूमुलेट नहीं करोगे तो कब एक्यूमुलेट करोगे, ठीक है। तो विनय रजानी ने आपको कुछ शेयर्स बता दिए, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल्स का कोई शेयर है जतिन भाई आपकी लिस्ट में? एक फार्मा का शेयर चाहिए मेरे को, एक्यूमुलेशन करना है, कोई स्विंग नहीं करूँगा, आज खरीदूँ कल बढ़ जाए, कोई मेरी योजना नहीं है, 3 से 5 साल की योजना है। शेयर का नाम चाहिए फार्मा में। देखिए, फार्मा में अगर जो एक शेयर मैं देना चाहूंगा, भले इनफैक्ट आज मैंने सेल साइड की तरफ का ट्रेड दिया है, लेकिन हमें लगता है कि ग्लेनमार्क फार्मा एक स्टॉक है जो बहुत ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव है। रिसेंट का जो करेक्शन आया है, हमें लगता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। तो ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में से हमारी पसंदीदा पिक रहेगी। अगर कोई शेयर चुनना चाहते हैं तो ग्लेनमार्क फार्मा इस वक्त एक्सपर्ट्स के रेडार पर आता हुआ। फार्मा एज डिफेंसिव बाजार की गिरावट में बाजार को संभालने का काम अमूमन करता है, लेकिन इस वक्त सेल ऑफ जो है वो लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस इंटेंसिफाइड सेल ऑफ में भी एक प्लेयर है जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहा है, और वो प्लेयर ने आज डेब्यू किया है गिरावट वाले बाजार में भी। लिस्टिंग के बाद स्विगी के शेयर में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है, 15% की तेजी के साथ अच्छी तेजी, और डेब्यू जो है वो जबरदस्त इस वक्त होता हुआ देखने को मिला। इतना ही नहीं, लिस्टिंग से कंपनी के करीब 500 कर्मचारी हैं जो कि माला माल, या यूं कहूं कि करोड़पति बन गए हैं। क्या है ये पूरी डिटेल और किस तरह से लिस्टिंग के बाद इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, इस मजबूती के पीछे की वजह क्या है, सारी रिसर्च एक बार शरद से समझते हैं। शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, आप देखें तो स्विगी की लिस्टिंग से तो मालामाल बहुत इन्वेस्टर्स हुए हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ थे तो उनके जो ईसॉप्स निकले हैं उसके कारण जो है बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं। लिस्टिंग की बात करें तो इशू प्राइस 390 का था, लिस्टिंग प्राइस 420 रुपये प्रति शेयर पे था, यानी कि लगभग 8% के प्रीमियम पर था, और अब जो है 10% के ऊपर जो है आप कह सकते हैं लगभग 15% जो है ट्रेड कर रहा है ऊपर। एम्प्लॉयज़ लगभग 5000 एम्प्लॉयज़ जो है इस लिस्टिंग से जो है गेन उनको मिलने वाला है, और लगभग 9000 करोड़ रुपए का जो IPO प्राइस था वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा। 500 एम्प्लॉयज़ जो है करोड़पति के स्टेटस में आ जाएंगे जब ये जो है ESOP जो है ये निकालते हैं। तो अब ये बहुत एक बड़ी बात है। सोशल मीडिया में भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे एक्स एम्प्लॉयज़ और करंट एम्प्लॉयज़ जो है रातों रात जो है आप कह सकते हैं करोड़पति बने हैं, या उससे ज़्यादा भी हम कह सकते हैं कि उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने मिला है। तो ये बहुत टाइप से बहुत एक नया चीज़ है जो स्टार्टअप्स, ESOPs और IPO तीनों को कंबाइन करते हैं। आगे जाते हुए कुछ टॉप मैनेजमेंट है भी, उनको क्या मिलने वाली है। ऑफ कोर्स इन ESOP प्लान्स में तो देखें तो सबसे पहले जो है श्रीहर्षा मजेठी जो ग्रुप फाउंडर CEO है, उनको लगभग 1900 करोड़ का जो है मिलने वाला है पे आउट। और वही अगर उनके इंस्टामार्ट और फूड मार्केट प्लस के CEOs की बात करें तो इनको भी लगभग 100 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर का ESOPs मिलेगा। अब ये ESOP जो है 390 रुपये में मिला है। और इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस की भी रिपोर्ट्स आए हैं, और यहाँ पे देखें तो मैक्वारी की रिपोर्ट में इनिशिएट अंडर परफॉर्म किया है। टारगेट प्राइस है 325 रुपीज़ पर शेयर का, और इनका एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्रुप लेवल का EBIT है वो साल 2028 में ब्रेक इवन हो सकता है, और 23% जो है रेवेन्यू का कोर रेवेन्यू का ग्रोथ देखने मिल सकता है। वही JM फाइनेंशियल इनिशिएट बाई किए हैं, टारगेट प्राइस इनका जो है लगभग 470 रुपये प्रति शेयर का है, और उन्होंने कहा है कि इंस्टामार्ट एसेंशियली जो एक ब्रॉडर रिटेल प्ले है और अभी भी आगे जाते हुए पोटेंशियल जो है ग्रोथ का बहुत ज़्यादा है।
और ओवरऑल जो है स्विगी का जो है अभी डिसेंट अपसाइड देखने मिलता है। हालांकि अगर चूज़ करें तो जेएम फाइनेंशियल जोमेटो को चूज़ करेगा अगर स्विगी के साथ कंपेयर करेंगे तो मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस के, लेकिन आज जो है पूरा ब्लड बाथ हो रहा है पूरे मार्केट्स में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन आज जो है एक ही जो कंपनी जो अच्छी कर रही है वो है स्विगी। बहुत शुक्रिया आपका ये रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्विकली स्विगी ऑफ कोर्स डेब्यू ज़बरदस्त होता हुआ दिखा है, लेकिन हमेशा से ही जैसे स्विगी जोमेटो के बीच एक कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन अब लिस्टेड प्लेयर्स मार्केट में भी होता हुआ दिखेगा। और इस वक्त भी अगर देखें बुल वर्सेस बेयर लाइक सिचुएशन स्विगी के लिए अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि ब्रोकरेजेस के रेडार पर अगर देखें तो जैसे कि अभी आपने सुना, ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि अगर दोनों में कंपेयर करना है तो जोमेटो इस वक्त ज़्यादा पसंद आता है। सुदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप शाह। सुदीप आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन एक क्विक कॉल जतिन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए डेटा पॉइंट्स कम होंगे स्विगी के लिए, लेकिन जोमेटो के स्टॉक प्राइस को भी देखें, और क्योंकि इस कैटेगरी में अब 2 प्लेयर्स आ चुके हैं, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए ओवरऑल ये जो स्पेस है उसमें हम लोग क्वाइट बुलिश है और जोमेटो पे आई थिंक मैंने पहले भी अपना बुलिश व्यू ऑलरेडी शेयर किया है। रिसेंटली का जो करेक्शन आया है वो डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आया है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं जो 20 वीक का एवरेज है अराउंड 250 के रेंज में जो आ रहा है वो उसको होल्ड कर रहा है ये स्टॉक। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसका अच्छा है। अगर जो डाउनसाइड जो वर्स्ट के सिनेरियो की मैं बात करूं तो हमें लगता है कि 220 जहाँ पे 40 वीक का एवरेज आ रहा है और अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो वहां तक डाउनसाइड आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमें क्वाइट बुलिश लगता है इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ऊपर में अगर जो ये करेक्शन कहीं ना कहीं होल्ड कर जाता है 20 वीक के एवरेज को, तो अपसाइड में 295 से लेके 300 की रेंज है जहाँ पे उसका वीकली अपर बोलिंगर बैंड प्लेस्ड है। तो अगर जो रैली स्टार्ट होती है करंट स्तरों से ये तो 295 के 300 के लेवल्स तक चल सकती है। एक टेक स्विगी जोमेटो पर्टिकुलरली अगर आप देखें यहाँ से दोनों की कंपैरिजन में अगर देखें ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर, इस वक्त टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी एसी स्टॉक पर बात करते हुए। लेकिन इस बीच सेंसेक्स में ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं एक बड़ा क्रैक नजर आ चुका है। सेल ऑफ बिल्कुल इंटेंसिफाई होता हुआ अप्रैल 2023 के बाद 200 डीमा का जो स्तर है उसे तोड़ा है फिर से निफ्टी ने, और बिकवाली निचले स्तर पर बाजार बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे 16 अगस्त के बाद हम पहली दफा देख रहे हैं जब 50,000 के नीचे के स्तर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। किसी भी तरह के एडवेंचर से इस वक्त बचने की ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाजार जो है लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है गिरावट के। हर दिन हम देख रहे हैं बिकवाली जो है वो और ज्यादा गहराती जा रही है। एसबीआई सिक्योरिटीज से अब सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बाजार पर उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। गुड आफ्टरनून सुदीप। ब्रॉड बेस सेलिंग बेयर ग्रिप बिल्कुल टाइट होती हुई कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स, और इस वक्त कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? गुड आफ्टरनून मानसी जी, मुझे लग रहा है ये एक ऐसा फेज है जिसको हम कैपिटुलेशन फेज कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 2023 मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी ने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट किया है। और जो हाइट से जब फॉल होता है 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, ये सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म्स। तो मुझे लग रहा है ये कोई आम करेक्शन नहीं है, थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम में मार्केट आ ही चुका है पिछले एक सप्ताह 10 दिन से कि पुलबैक्स में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई हमें कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम लेवरेज पे ट्रेडिंग करें या बॉटम फिशिंग ऐसा करें कि आज ही बॉटम हो चुका है ये समझ के। ये ओवरसोल्ड है तो पुलबैक्स आएंगे, बट वो पुलबैक्स को यूज करिए कि जहां पे स्टॉक्स में आप फंसे कि आपको लग रहा है थोड़ा लॉसेस कम हो रहा है या फिर जो अनबुक प्रॉफिट्स है वो थोड़े रिस्पेक्टेबल वापस से आ चुके हैं पुलबैक में, तो वो पुलबैक को वो बुक करने के लिए आप यूज करिए रादर देन गोइंग एग्रेसिवली लॉन्ग। तो निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें तो मुझे लग रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज तो हमने टेस्ट कर ही चुके हैं। अब 23,750 23,800 का अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक डाउनसाइड लेवल्स जो हमें नजर आ रहे हैं वो है 23,230 से लेके 23,200 का, जो 21,318 मेरे हिसाब से जो जून में 21,280 का जो लो था 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, तो उसके बाद वो लेवल से जो हम 26,000 का जो एक पूरा रैली पकड़ते तो उसका 61.8% रिट्रेस
रिट्रेसमेंट ये जोन पे आता है 23,200 के आसपास। तो मुझे लग रहा है जनरली बड़े रैलीज के बाद ये अगर बड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो ये 61.8% एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और 250-300 पॉइंट की मंदी है 23,200 के आसपास, 23,200 और 300 के आसपास से अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर लॉन्ग्स इकट्ठा करने हैं, स्टॉक्स ऐड करने हैं इन स्टैगर्ड मैनर तो कर सकते हैं। बट 23,200 23,300 का जो जोन है निफ्टी के हिसाब से वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी में यदि हम देख रहे हैं तो जो हिसाब से 200 दिन का मूविंग एवरेज अभी भी थोड़ा दूर है, 49,600 के आसपास है। पर जो हिसाब से बैंक निफ्टी का आज और पिछले सेशन का जो मोमेंटम है देख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत स्टीप फॉल है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 49,600 49,400 के जो जोन है वो एक बार रिटेस्ट हो सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ऑन द अपसाइड 50,600 से लेके 50,800 के अब रेजिस्टेंस जोन डेवलप हो रहे हैं, तो इसके ऊपर ही तेजी करें, वरना सेल ऑन ऑल राइज वाला ही मोमेंटम मार्केट में बन रहा है। राइज का मोमेंटम और सेलॉन हर राइज का ही इंतजार मानो ट्रेडर्स करते हुए, जहां पर भी आज तो इनफैक्ट अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, लेकिन अगर बाजार संभलने की भी कोशिश करता है तो बिकवाली हावी हो जाती है। एनबीसीसी के नतीजे हमारे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। नतीजे जो हैं आय और मुनाफे के फ्रंट पर ठीक ठाक है, मार्जिन टूटे हैं। 4.7% से 4.1% एनबीसीसी के मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड आय करीब 19% बढ़ी है, 2,460 करोड़ के पास सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर नंबर्स आप यहां पर देख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 96 करोड़ से 100 करोड़ पर बढ़ता हुआ दिखा है और मुनाफे के फ्रंट पर 80 करोड़ से आंकड़ा 122 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। सो मुनाफा और रेवेन्यूज के फ्रंट पर ठीक है नंबर्स, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ साथ एनबीसीसी में करीब 5% की बिकवाली है। सुदीप, क्विकली कोई बीटीएसटी, एसटीबीटी या फिर नो ट्रेड का भी आप ऑप्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एनबीसीसी पर भी एक बार एक टेक्निकल आउटलुक। मानसी जी, इलेक्शन का सीजन नजदीक आ रहा है तो वो नोटा का भी आप ऑप्शन दे रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बाजार की हालत देखकर अब इस वक्त बीटीएसटी एसटीबीटी कहने में भी घबराहट सी हो रही है। सुदीप बताइए। मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन ही आपको नोटा देना चाहिए और उसके बाद बीटीएसटी एसटीबीटी। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लग रहा है जो हिसाब से मेटल स्टॉक्स में जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो वहां पे मुझे लग रहा है मानसी जी की हिंडाल्को का जो स्टॉक है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल से ब्रेकडाउन दे रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी अब सस्टेन कर रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 632 633 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स के लेवल देखें तो एक मिनट, फ्यूचर्स में 628 का अभी रेट चल रहा है, तो अगर शॉर्ट करते हैं फ्यूचर्स में तो 635 का स्टॉप लॉस रखें और 615 और 618 के टारगेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं एसटीबीटी के साथ ही जाना चाहूंगा, मुझे नहीं लग रहा है बीटीएसटी के लिए अभी फिलहाल कोई रिस्क लेना चाहिए। ट्रेंड के साथ रह के वाले ट्रेंड में अगर स्टॉप आउट हो जाते हैं तो ठीक है, बट अगर अगेन से ट्रेंड जाके स्टॉप लॉस लगता है तो वो एक गलत डायरेक्शनल ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, हिंडाल्को 635 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए और 618 और 615 के टारगेट, आप इसको यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। 4% की गिरावट ऑलरेडी हम इस शेयर में देख रहे हैं। लेकिन हम बाजार के अगर हम बड़े शेयरों की बातचीत करें, मतलब जो बाजार को कहेंगे दिशा देने का दमखम रखते हैं, आज सेंटिमेंट पूरी तरह से वीक है। चाहे आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, कल की भारी गिरावट के बाद आज फिर से ये शेयर टूट रहा है, क्रैक आया है, 1700 रुपये के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। रिलायंस का शेयर आपको 1250 रुपये के आसपास दिखेगा, वहाँ पर भी 1 से 1.5% के आसपास से कमजोरी है। आईसीसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इसके अलावा एलएनटी हो या फिर टीसीएस हो, ये तमाम शेयर आज कमजोर हैं। एक भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा है जहां से लग रहा है कि हाँ संकेत थोड़े से बेहतर हों। आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो जरूर आपको कुछ शेयर दिख जाएंगे जहां पर अर्निंग्स का इंपैक्ट आ रहा है, जिसमें कि केएनआर कंस्ट्रक्शन, हमने आपको सुबह बताया था कि मार्जिन उनका 22% से बढ़ के 44% हुआ था, मुनाफे में करीब 3-4 गुने के आसपास की ग्रोथ आई थी, तो वो शेयर चल रहा है। 8% अभी भी ऊपर है कमजोरी के बाजार में। लेकिन बैंकिंग के कुछ और, अगर हम मिड कैप साइज वाले बैंकों की बात करें तो आप देखिए आरबीएल बैंक करीब इस वक्त 150 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। जनवरी में इस साल की शुरुआत में आरबीएल बैंक का जो भाव था वो था करीब 300 रुपये के आसपास। उसी तरह से अगर आप बंधन बैंक को देखेंगे, बंधन बैंक 260 रुपये वाला प्राइस था, अब उसका प्राइस 160 के आसपास है, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब जतिन, आपसे जानना चाहेंगे आरबीएल और बंधन जिनके पास हैं, क्या वो स्विच कर ले पोजीशन, थोड़े सेफ्टी की तरफ चले जाएं, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसी या फिर कोटक की तरफ, और जिनके पास नहीं है क्या यहां से भी शॉर्ट के मौके देखने चाहिए इसमें? स्टॉक्स यानी कि बंधन और आरबीएल बैंक में दोनों ही आई थिंक जो ट्रेंड है वो वीक है। आई थिंक बंधन और इनफैक्ट आरबीएल बैंक दोनों ही
बैंक निफ्टी को बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो आई थिंक ये रिलेटिव जो अंडर परफॉर्मेंस है वो रिसेंट नहीं है, बहुत समय से चल रहा है ये अंडर परफॉर्मेंस। तो हमें लगता है कि अगर जो डेफिनेटली स्विच करना चाहिए बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी एक पुल बैक आता है तो वो पुल बैक में सेल करे। हमें लगता है कि और वीकनेस जरूर है, लेकिन ये लेवल से ज्यादा वीकनेस और कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जो स्विच करना है तो वेट करने की सलाह दूंगा। जब भी पुल बैक आए तभी सेल करके फिर स्विच करने की सलाह रहेगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी अपने पोजीशंस है, या तो ऑलरेडी बंधन या तो आरबीएल बैंक में इनके पास है होल्डिंग, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम होल्ड करने की सलाह रहेगी। आपके लिए आरबीएल और बंधन पर ये सलाह। बाजार में देखिए पिटाई के बाद थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। निफ्टी में हालांकि रिकवरी कम है, निफ्टी में बमुश्किल 40 से 50 अंकों के आसपास की रिकवरी आपको दिखेगी। लेकिन निफ्टी बैंक में आप नीचे देखिए 350 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है 200 डीएमए के आसपास से। तो थोड़ी सी रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। हालांकि गिरावट इतनी ज़्यादा है कि अब क्या कहें, 900 अंकों की कमजोरी अभी भी है और 12 के 12 शेयर अभी भी लाल निशान में गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कुछ चढ़ने वाले शेयरों की बात करें, मणप्पुरम देखिए शुरुआत आज इसने ठीक ठाक की थी। खबर यह आई थी कि बैन कैपिटल इसमें कंट्रोलिंग स्टेक ले सकता है। शेयर चला, हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है। एक शेयर थोड़ा टिकने की कोशिश कर रहा है, वो है संवर्धन मदरसन का। आपको कहीं तेजी के सौदे दिख रहे हैं इस बाजार में, या फिर शॉर्ट के साथ ही जाना चाहेंगे? अभिषेक जी, तेजी की अगर बात कर रहे हैं तो अभी एक या दो स्टॉक भी ढूंढने पे नहीं मिल रहे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बहुत फॉर्मली नेगेटिव है। जहां जहां पे भी इंट्राडे में बड़ा 5-6% का कट आया, वहां पे 1-2% रिकवरी आई है। तो मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ा ये अभी भी तेजी की तरफ का झुकाव नहीं है मार्केट में। तो अगर संवर्धन मदरसन की भी बात करें, स्टॉक ने जो है सबसे रिजल्ट्स आए थे उसके बाद जो सेल ऑफ आया है, और रिजल्ट्स के पहले से इनफैक्ट 190 के लेवल से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा। पिछले 3-4 दिन में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक ने 10-12% का करेक्शन दे दिया, और 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी अब स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बीटीएससी कहीं पे भी संभावना नहीं बन रही है। 153-151 का लेवल है जो ये स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इमीडिएटली यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बीटीएसटी का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, आपके लिए ये व्यू। अच्छा, बाजार की कमजोरी में ना थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है डिफेंसिव शेयरों की तरफ। आप देखेंगे फार्मा में कुछ चुनिंदा शेयर आज चल रहे हैं। सुवेन फार्मा इस वक्त डे हाई पर जाकर कारोबार कर रहा है, 5% के आसपास की तेजी इसमें है। इसके अलावा पिरामल फार्मा को देखेंगे तो तेजी वहां पर भी 2 से 2.5% के आसपास की है। जतिन, कहीं तेजी के मौके आपको दिख रहे हैं क्या? इस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि ये शेयर भी देखिए बाजार की पिछली 4 दिन की जो गिरावट थी ना, उसमें ये भी नीचे आए थे। आज का जो थोड़ा सुधार आ रहा है लोअर लेवल से, उस पर कितना भरोसा करें? हाँ, देखिए, अगर जो स्ट्रक्चरली सुवेन फार्मा की बात करूँ तो ये होल्ड आउट किया है। जो 1200 का लेवल है उसने होल्ड किया है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो आने वाले दिनों में शायद इसमें वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि अपना तो 20 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट था ये स्टॉक ब्रीच कर चुका है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में वो भले ही ऊपर है, तो हमें लगता है कि ये जो अपमूव आया है उसे ज्यादा मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीकनेस ये स्टॉक में रिज्यूम हो सकते हैं ऑन दी डाउनसाइड, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स जो है वो ब्रीच हुए हैं और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि वीकनेस आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ठीक है, सुदीप भाई, एक बार आपसे थोड़ा मैं टफ कॉल लेना चाहता हूँ। एक्चुअली में बहुत रिस्की है ट्रेड, बट मेरे को लग रहा है कैलकुलेटेड भी है। एक बार आप 23,800 की कॉल प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे? 23,800 की कॉल, 23,800 की कॉल की 14 नवंबर जो कल एक्सपायर हो रही है। यस, इसकी कीमत 23 रुपये चल रही है अभी। मेरे पास टोटल रिस्क 23 रुपीज़ का है। 100 लेता हूँ क्वांटिटी, यानी कि 4 लॉट लेता हूँ, तो मेरे पास 2300 रुपये का नेट लॉस आएगा। ठीक है, जीरो होएगी, इससे कुछ नहीं होएगा। एक एक्सपेरिमेंट करके जाऊँ कल BTST के नाम पे इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आज 200 दिनों का एवरेज टेस्ट हुआ है,
मैं समझ सकता हूं कि यूफोरिया है मार्केट के अंदर, ये 200 दिनों में जा सकता है, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि मार्केट को कल छोटा सा गैप मिल जाए और यहीं से रिवर्सल हल्का सा भी आ जाए तो ये कॉल मेरे काम आ सकती है। तो क्या मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लूं, 100 क्वांटिटी डालूंगा, 2000 रुपये का मेरा टोटल रिस्क है, बोलो। डिम्पी जी, इसको मैं एक दूसरी तरीके से मैं आपके साथ बताता हूँ कि आप 100 क्वांटिटी 23,800 का कॉल लीजिए, उससे अच्छा आप 50 क्वांटिटी 23,700 का ले लीजिए। आपका रिस्क तो उतना ही होने वाला है, भले आपका क्वांटिटी ऑफ हो जाएगा, बट आप अपने आप को एक मौका देते हो कि 23,700 से अगर 23,800 भी अगर आ जाता है तो जो अभी ये 45-50 वाली जो कॉल है वो 100-125 रुपए हो जाएगी। बट अगर 23,800 पे भी आके कल बंद होता है या आखिरी 2 घंटे तक भी वो 23,750-800 के अंदर झूलता है तो ये 20 रुपए वाली ऑप्शन टाइम वैल्यू के हिसाब से वहां पे डीके हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,800 के जगह पे अगर हम क्वांटिटी कम कर ले लेकिन 23,700 अगर करें, रिस्क लेके ही जाना है तो 23,700 में करिए, लेकिन आधा क्वांटिटी करिए। ठीक है, आधी क्वांटिटी करो और नियर बाय की स्ट्राइक पे आ जाओ, थोड़ी दूर की स्ट्राइक पे मत जाओ। वो 23,700 की आप कॉल जो बता रहे हैं, मैं उसको देख रहा था 52 रुपये की, अभी भी 52 रुपये चल रही है। एक्चुअली में कॉल के प्राइजेस नहीं बढ़ रहे, वजह विक्स है, विक्स उसको बढ़ने नहीं देगा। घबराहट है ना मार्केट के अंदर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पुट के भाव टूट रहे हैं। आपको मैं अगर पुट के भाव दिखाऊँ ना तो मैंने अपनी स्ट्राइक पे लगा रखे 23,800 के पुट, जो करीब अभी 300 रुपये का हाई बना के आई है, 200 रुपये की रह गई, वो 205 रुपये उसका भी रेट आ रहा है। इसका आज का हाई जो मैं भी आपको आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो आप 23,800, हाँ ये 204 रुपये वाली, इसका आज का हाई जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 300 रुपये और ये भी बंद हो रही है 205 रुपये पे, यानी कि 100 रुपये टूट गई ऊपर से। और एक विंडो से मैं आपको चार्ट के जरिए दिखा नहीं सकता, ये तो दिखाता जरूर। 1 मिनट के लिए जरा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाओगे आप, इंट्राडे बैंक निफ्टी मेरी स्क्रीन पे डाल रखा आपको। देखो लेवल की इंपॉर्टेंस, एग्जैक्टली 200 दिनों का लेवल को टच किया और वहाँ से रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर आई। मैं आपको ल्योर नहीं कर रहा हूँ बॉस, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आ जाओ कल खरीद लो, सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा रुकना चाहिए। तो मेरे वाला चार्ट दिखा ना, उसके अंदर दिखेगा आपको, ऐसे देखिए येलो कलर की लाइन को टच किया, उसके बाद ब्रेक नहीं किया और ये सारा जो फीलिंग है ये रिकवरी का फीलिंग है ये। ठीक, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप इसके अंदर आ जाओ, अभी आपको तुरंत आना है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी फैसला लें, मंदी का, तेज़ी का, वॉल्यूम कम कर दें, लैब ट्रेड करें, बड़े बड़े सौदे ना लें। निफ्टी बैंक निफ्टी को सेटल होने के लिए समय चाहिए, जिस हिसाब से टूटे हैं उस हिसाब से बढ़ने के लिए सारे मैक्रो डाटा को ठीक होना चाहिए। वो जो मुश्किल लगता है, धीरे धीरे करके सिचुएशन बेहतर होगी, उम्मीद तो है। अब जो एक डर था कि हम 200 दिनों तक पहुंच जाएंगे, आज वो डर भी निकल गया। आज मार्केट ने वो डर भी निकाल दिया। आपको 200 दिनों की एवरेज आज में टेस्ट करवा दी। ध्यान रखा जाए 20 तारीख के बाद कोई भी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की नहीं मिलेगी। आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का लास्ट सेशन था, तो आज से हम बैंक निफ्टी को प्रणाम करते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेड खत्म। ऑप्शन ट्रेड वीकली बेसिस पर मिनी आपको मंथली बेसिस पर मिलेगा, अवेलेबल है आपके पास। नवंबर सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट, अब बीच के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं बैंक निफ्टी के। एक्सचेंजेस ने तय किया कि निफ्टी के ही ऑप्शंस के ट्रेड हम दिखाएंगे। मैं इसलिए ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑप्शंस के अंदर ही ट्रांसफर होता है। कल का अगर आप फिगर चेक करेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए से बड़ी रकम किसी के पास नहीं थी, वो ऑप्शंस में ही थी। खैर, आज के एडवांस डिक्लाइन बेहद खराब है। 2300 शेयर डिक्लाइंस में छोटे बड़े एफ&ओ नॉन एफ&ओ सभी शेयर आज पार्टिसिपेट करके गए मंदी में। सिर्फ और सिर्फ आईटी और फार्मा पे बार बार बोलना कि हमारे काम आ जाएंगे, हमारे रुक जाएगा, मैं कई बार आपके सामने बात बोल चुका हूँ। खाली आईटी और फार्मा से काम नहीं चलेगा, समग्रता चाहिए, रियल एस्टेट का सेक्टर चाहिए, ऑटोज़ का चाहिए, मेटल्स का चाहिए, ये 3 सेक्टर्स और चाहिए। खाली आईटी और फार्मा से काम नहीं चलेगा अगर कोई खाली आईटी और फार्मा लेके बैठा है तो। दूसरा पॉइंट, आज बैंक निफ्टी ने भी अपना डर निकाला। देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो रिकवरी हुई है लास्ट में वो करीब 400-450 पॉइंट की रिकवरी है। ये जो मैंने अभी आपको चार्ट भी दिखाया, अपने लेवल्स भी देखे, ठीक है। बैंक निफ्टी जो बंद हो रहा है वो 50,290 के ऊपर बंद हो रहा है और आज का लो 50,000 से नीचे गया है। तो जो अब पैनिक बॉटम बने हैं वो 200 दिनों के एवरेज बने हैं। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ बुल्स के बिहाफ से कि भैया पैनिक लोज जो 200 दिनों के एवरेज के बन गए हैं वो ना टूटे और मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए।
ये उम्मीद करके चलते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप भाई, आपका थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। जतिन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल इन ऑप्शंस ट्रेड को भी चेक करेंगे, या तो ये पूरी गल जाएंगी कल ही कल में, क्योंकि कल की एक्सपायरी रोल होना नहीं है। देखते हैं फिर कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन भाई, थैंक यू वेरी मच। और सुदीप शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।